नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पारा लगातार गिरता जा रहा है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड के चलते लोगों को घरों से निकलने में दुभर हो गई है, लेकिन अन्नदाता ने देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर लगातार 22 दिनों से डेरा डाल रखा है। मांग एक ही है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाए। 3 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हजारों किसान ये भी साफ कर चुके हैं कि जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती वो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार और किसानों के बीच 3 हफ्ते से चल रहा गतिरोध देश की सर्वोच्च अदालत तक भी पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नए कृषि कानूनों पर फिर से विचार करने को कहा है। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि हम प्रदर्शन को अधिकार मानते हैं, लेकिन जनता के हक का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए। प्रशासन इस बात का ख्याल रखें कि प्रदर्शन चलता रहे, लेकिन रास्ता जाम ना हो। हालांकि अभी कमेटी पर कोई फैसला नहीं आया है। वहीं इसी बीच किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर बीजेपी मुख्यालय में मंथन भी हुआ। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को 8 पन्ने की चिट्ठी लिखी है। सरकार की ओर से किसानों को भरोसा दिया गया है कि एमएसपी और मंडियां चलती रहेंगी। जमीन का मालिकाना हक के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान सफेद झूठ को पहचाने और किसी के बहकाव में ना आए। तो आज की बड़ी बहस में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास पैनल के साथ। वहीं आपको उससे पहले हम बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार आज क्या कुछ हुआ, इस खास रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर हो रही सुनवाई अब टल गई है। सर्वोच्च अदालत ने गुरुवार को कहा कि वो किसानों का पक्ष जाने बिना कोई निर्णय नहीं लेंगे। ऐसे में अभी सरकार और किसानों के बीच कमेटी बनाने पर कोई निर्णय नहीं हुआ। हालांकि सुनवाई के दौरान अदालत ने कुछ सख्त टिप्पणी की, जिसमें प्रदर्शन को किसानों का हक बताया, लेकिन इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सरकार को सलाह भी दी कि वो कुछ वक्त के लिए कानून को होल्ड रखने पर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जब याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की मांग की गई, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रदर्शन करना किसानों का अधिकार है, ऐसे में उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। हालांकि इस अधिकार से किसी दूसरे व्यक्ति को दिक्कत न आए, इस पर विचार हो सकता है। चीफ जस्टिस की ओर से यह भी कहा गया कि प्रदर्शन का भी एक लक्ष्य होता है जो बातचीत से निकल सकता है। यही कारण है कि हम कमेटी बनाने की बात कह रहे हैं। कमेटी में एक्सपर्ट हो सकते हैं, वो अपनी राय रखें, तब तक किसानों को प्रदर्शन करने का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रदर्शन चलता रहना चाहिए, लेकिन रास्ते जाम ना हो। पुलिस को कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। बातचीत से हल निकलना जरूरी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि हमें कल पता चला कि सरकार बातचीत से हल नहीं निकाल पा रही है, जिस पर सरकार की ओर से अदालत में जवाब दिया गया कि किसान हाँ या ना में जवाब चाहते हैं और अटल बने हुए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से हरीश साल्वे ने दलीलों की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से दिल्ली वालों को दिक्कत हो रही है। रास्ते बंद होने के कारण सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सही नहीं है। दिल्ली के लोग गुरुग्राम, नोएडा में काम करने के लिए जाते हैं, जो उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आगे की सुनवाई में चीफ जस्टिस ने कहा कि दिल्ली को ब्लॉक करने से तो दिल्ली के लोग भूखे हो जाएंगे। अगर कोई चर्चा नहीं होगी तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की ओर से खुद को पार्टी न बनाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। दूसरी ओर पंजाब की ओर से पी चिदम्बरम पेश हुए। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई कमेटी बनाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। पंजाब की ओर से कहा गया कि किसान चुपचाप जंतर मंतर जाना चाहते थे, ऐसे में सरकार ने उन्हें क्यों रोका। इस दौरान सीजेआई ने पूछा कि अगर इतनी बड़ी भीड़ शहर में आएगी तो दिक्कत नहीं होगी। अदालत ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर कोर्ट नहीं देख सकती है। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसानों की राय के बाद वो कमेटी का गठन करेंगे, जिसमें एक्सपर्ट शामिल होंगे। अब आगे मामले की सुनवाई वेकेशन बेंच सुनेगी। अगले हफ्ते एक बार फिर इस पर सुनवाई होगी, जिसमें बेंच और कमेटी को लेकर चर्चा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा।
तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस आंदोलन को लेकर के सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि राइट टू प्रोटेस्ट के अधिकार को हम विफल नहीं कर सकते, इस पर रोक नहीं लगा सकते। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज भी बना हुआ है वो सवाल इस बात को लेकर के कि ठंड में सड़क पर आखिरकार अन्नदाता कब तक बैठे रहेंगे। बातचीत विफल हो गई, फेल हो गई और कमेटी से ही क्या समाधान निकलेगा। सवाल इस बात को लेकर के भी कि क्या सर्वोच्च अदालत की सलाह पर सरकार अमल करेगी, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि क्या सरकार कुछ समय तक इन कानूनों को जो होल्ड नहीं कर सकती है। यह महत्वपूर्ण सवाल है और इस पर अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि वे इससे सरकार से सलाह करेंगे और इसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। हमारे साथ एक खास पैनल, और मैं आपको बता दूं कि आज की सबसे बड़ी बहस पर चर्चा करने के लिए पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। उनके पास एक एक करके चलेंगे और जैसे जैसे और गेस्ट जुड़ते जाएंगे उनको भी लेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रमेश बामल है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सवाल प्रवीण अत्रे जी आप ही से कि आखिरकार क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट की सलाह मानेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनों को क्या सरकार कुछ समय के लिए होल्ड नहीं कर सकती। दूसरा सवाल, जो अन्नदाता सड़कों पर बैठा हुआ है वो आखिरकार कब तक सड़कों पर रहेगा, ये जिम्मेदारी तो सरकार की है। देखिए हेमंत, पहली बात तो ये है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह नहीं दी। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चंस के रूप में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि क्या कुछ समय के लिए कानूनों को रोका जा सकता है। ये एक सवाल था माननीय सुप्रीम कोर्ट का। इसको आप सलाह ना कहें, ये मेरा आपका निवेदन है। ठीक है। देखिए ऐसा है, हम भी इस बात को बार बार कह रहे हैं। सरकार की तरफ से अपील हो रही है, केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से अपील हो रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अपील हो रही है कि इस सर्द मौसम में किसान भाइयों को आंदोलन बंद करना चाहिए, क्योंकि जिन मांगों के साथ किसान भाई अपना आंदोलन शुरू किया था उन सभी बिंदुओं पे सरकार ने बाकायदा लिखित में प्रस्ताव दिया। जो आशंकाएं किसान संगठनों के नेताओं के द्वारा बताई गई थी उन सभी आशंकाओं के निवारण के लिए बाकायदा लिखित में प्रस्ताव भेजा गया। ये आप भी जानते हैं, आपने भी इसकी रिपोर्टिंग की। लेकिन जो किसान संगठन इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं उन किसान, देखिए आपको याद होगा जब 1 तारीख को वार्ता हो रही थी उस वक्त बाकायदा सरकार ने किसान संगठन नेताओं से ये कहा था कि आप एक 5 सदस्यीय कमेटी बना लीजिए, क्योंकि 32 लोगों से बात करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब 1 तारीख की वार्ता हुई थी उस वक्त जब प्रेस के अंदर आके वार्ता के बारे में बताया गया, जब किसान संगठन के नेता भी मौजूद थे, सरकार के नुमाइंदे भी मौजूद थे, उस वक्त ये कहा गया कि बहुत स्वार्थपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और वार्ता से हल निकलने की उम्मीद है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी बीच में हैं जो नहीं चाहते कि बातचीत से इसका समाधान हो। सरकार ने कहा आप 5 सदस्यीय कमेटी बनाइए, क्योंकि 5 सदस्यीय कमेटी से बातचीत करके इसका समाधान करेंगे। लेकिन 5 सदस्यीय कमेटी नहीं बना सके, उससे एक बात तो हेमंत भाई स्पष्ट होती है कि कहीं ना कुछ ऐसा तो है जो नहीं चाहते कि वार्ता से इसका समाधान हो। और हमें इस बात का बड़ा दुख भी है, क्योंकि जिस तरह से हमारे किसान भाई सर्द मौसम में सड़क पे हैं वो कतई अच्छा नहीं है। इसीलिए बार बार अपील भी की जा रही है। लेकिन सवाल वहां आ जाता है कि जब आप जिन आशंकाओं को लेके आंदोलन करते हैं और उनके निवारण का आश्वासन मिल जाता है तो उसके बाद आपके सवाल बदल क्यों जाते हैं। वहां आके एक समस्या जो है वो सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद सरकार ने ये बात कही, देखिए वार्ता का दौर अब जारी रहेगा, वार्ता के लिए सरकार के दरवाजे खुले हैं और किसान संगठन के नेताओं को सामने आके वार्ता करना चाहिए। और आपने देखा कि जो सरकार ने लिखित प्रस्ताव दिया था उस लिखित प्रस्ताव का जवाब प्रेस में आके दिया गया, लेकिन लिखित में कोई जवाब नहीं आया। बार बार सरकार की तरफ से जब ये कहा गया तब किसान संगठन नेताओं ने एक लिखित जवाब कल जो जा चुका है भेजा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जो हम बार बार आशंका प्रकट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते नहीं इसका समाधान हो, और वो शायद किसान भोले वाले किसानों को बरगला के झूठ बोल के इन कानूनों के बारे में मिसगाइड करके अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी आशंका कहां पैदा होती है,
जब एक किसान नेता जब ये बिल आते हैं उस वक्त ट्वीट करते हैं, ट्वीट करते हुए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं, अपने पिता की आत्मा की शांति की बात करते हैं कि जिसके लिए मेरे पिता लगातार संघर्ष करते रहे, आज किस सरकार ने वो कृषि सुधार कर दिए, और वही किसान नेता कुछ समय के बाद विरोध में आके आंदोलन में बैठ जाते हैं। तो यहां से इन आशंकाओं को बल मिलता है कि जब आपके पिता इन्हीं कृषि सुधारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और आपने ये बात को माना भी, और देश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने इसके ऊपर अपना बाकायदा लेख भी लिखा, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि कुछ दिन बाद आप उसके विरोध में आके बैठ गए। लेकिन कुछ किसान संगठन जो लगातार इन कृषि सुधारों के पक्ष के अंदर सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, सरकार को माननीय प्रधानमंत्री जी को खत लिख के उनका आभार जता रहे हैं, उनके विषय में भी चर्चा होना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी भी मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आपकी इस चर्चा के माध्यम से अपने किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि किसी के बहकावे में ना आए। इन कृषि सुधारों के अंदर किसानों के हित के लिए, किसानों को सशक्त बनाने के लिए वो सब कहा गया है जो देखिए एक चीज और है हेमंत, अक्सर आप चर्चा में सुनते हैं, कोई भी पार्टी का नेता आता है वो एक बात करता है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते, जबकि हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया है। और अगर इन भाइयों ने जो आके ये सवाल पूछते हैं, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अगर पढ़ा हो, उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इन्हीं सुधारों की सिफारिश की थी। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में बाकायदा ये सिफारिश की थी कि किसान को हक मिलना चाहिए कि वो अपनी उपज अपने दाम पे देश में कहीं भी बेच सके। डॉक्टर स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की थी कि किसान की पहुंच सीधे बाजार तक होनी चाहिए। जब सरकार ने इन बातों को मान के उन कृषि सुधारों को किया जिसकी मांग लगातार लंबे समय से हो रही थी, कुछ राजनीतिक दलों को मुझे लगता है अपने अस्तित्व के संकट में आने की शंका हुई। उनको लगा कि अगर देश का किसान सशक्त हो जाए, मजबूत हो जाए, तो उनकी शायद राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। लेकिन ये तो साफ हो गया प्रवीण अत्रे साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत है वो पिछले 7 दिनों से पूरी तरह से डेडलॉक है, वो नहीं हो पाई है। और अब उम्मीदें आकर के ये टिक गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही कोई कमेटी बने तो उससे ही कोई समाधान निकलता हुआ दिखाई दे तो अलग बात है, वरना अभी तक की स्थितियां ये है कि दोनों तरफ से गतिरोध है। आप कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, कौन लोग वो हैं जो नहीं चाहते कि आखिरकार कोई समाधान निकले, किसको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है, कौन सेकता जा रहा है, उस पर बात करें। लेकिन पहले मैं बता दूं हमारे दर्शकों को कि इस डिबेट में हमारे साथ राजेश दहिया जी किसान नेता के तौर पर जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है राजेश जी। और साथ ही साथ यतीश गोयल साहब हैं अधिवक्ता के तौर पर हमारे साथ। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, कानूनी पहलू आगे की क्या है, उनको इससे समझेंगे, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यतीश गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसे ही फ्रेम आएगा हम उनको भी ले लेंगे। लेकिन रमेश बामल साहब, जो बीजेपी लगातार कर रही है, आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग भारत की तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, वो चाहते हैं कि ये जो कानून है वो हित में है किसानों के, वो लागू नहीं हो, सुधार नहीं हो। आप पर सीधा सीधा ये आरोप लगता रहा है पिछले 21-22 दिनों से कि विपक्ष बरगला रहा है किसानों को, समाधान कैसे निकलेगा? हेमंत जी, हमारे भाई साहब जो प्रवीण अत्रे जी हैं, इन्होंने बड़ी घुमा फिरा के बात कह दी कि एक नेता के पिताजी कहते थे हम ये करेंगे किसान के लिए, आज वो धरने पे बैठे हैं, नाम नहीं ले रहे कि कौन है वो। और इस तरह की राजनीतिक पार्टियां दूसरे विपक्षी पार्टी के ऊपर हमेशा इस तरह के बामल साहब, नाम तो आप भी जानते हैं, वो रोजाना लेते हैं डिबेट में, रोजाना इस बात का जिक्र आता है, पिछले 6-7 दिनों में से मैं सुन रहा हूं, और आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं। अब आगे बढ़िए, समाधान कैसे होगा? और आप गुमराह क्यों कर रहे हैं किसान को? हेमंत जी, किसान का भला नहीं होने देते? हेमंत जी, आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी शुरू से है किसान मजदूर दोनों की हितैषी रही है। और जब भी किसान को प्रोटेक्ट किया गया, आप देखिए सबसे पहले किसानों के लिए जितने हक जो किए हैं, जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट था जो वो कांग्रेस पार्टी लेके आई थी कि जमाखोरी ना हो और आम आदमी है जो उसकी जरूरत पूरी होती रही। लेकिन जब ये 3 कानून लेके आए, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि वे कोविड की आड़ में ये जो काले अध्याय लेके आए किसान विरोधी, उसकी क्या जरूरत थी? नंबर 1।
नंबर 2, जब हेमंत जी किसानों ने इसका बहिष्कार किया, एजिटेशन करना था कि जी ये कानून गलत है, इसमें एमएसपी का प्रावधान होना चाहिए, मंडी व्यवस्था की गारंटी होनी चाहिए, तो जब ये इस तरह के इशू रेज किए और उन्होंने पीसफुली धरना देना चाहा, तो भारतीय जनता पार्टी ने पीपली में, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि निहत्थे जो पीसफुल धरना करना देना चाहते थे किसान, उनके ऊपर लाठियां बांधी गई और पर्चे दर्ज कराए गए। उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि जी जो लाठियां चलाई गई है अन्नदाता के ऊपर, वो सेल्फ डिफेंस में चलाई गई है। तो हमारे गृह मंत्री जी ये नहीं बता पाए कि किसानों ने किसके ऊपर अत्याचार किया, किसको बंदी बनाया, किसको मारने की नीयत से किसानों ने हमला किया, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में उनके ऊपर लाठियां चलाई गई है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि देश के अन्नदाता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और रोजाना जो किसानों की एक के बाद एक मौत हो रही है वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश को इस बात पर, और इसीलिए हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। इंडिया न्यूज ने तो बाकायदा एक पहल भी की, किसान नेताओं की कृषि मंत्री से बात भी करवाई फोन पर। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये जो गतिरोध है वो टूट जाए, लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग भड़का रहे हैं। आपने एक बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस ने बहुत सारे सुधार किए किसानों की स्थिति को लेकर के। अब अत्रे साहब बोलेंगे, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतने सुधार होते तो क्या आज आप देश को बताएंगे, हरियाणा की जनता को बताएंगे कि किसान की हालत फिर तो आपके राज्य में सुधर गई होती? क्यों किसानों को आज भी आत्महत्या करनी पड़ रही है? आंकड़े तो रोजाना हर साल दर साल बढ़ रहे हैं बामन साहब, हेमंत जी, और पुरानी व्यवस्था इतनी ही बेहतर थी, तो किसान आज खुशहाल होना चाहिए था इस देश का। 6 साल में तो किसान की हालत खराब नहीं हुई होगी। को इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी आज हैं। हेमंत जी, आप मेरे को बात ही नहीं पूरी दे, आप कीजिए ना सर, आप कीजिए, आप मुझे बात पूरी करनी दीजिए जी। उसके बाद इन्होंने सत्र नहीं बुलाया, कोई इन बिलों के ऊपर बहस नहीं हुई। जो किसान चाहते थे कि उनमें संशोधन किया जाए, या तो चौथा बिल लेके आए जब शुरू में किसानों की मांग थी, और एमएसपी की गारंटी दे, तो उसके बाद इन्होंने सुनी नहीं, इनकी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद इनको बेईमानी से और क्या नाम है, अपने तानाशाही रवैया अपनाकर इन बिलों को कानूनन दर्जा दिया गया। कानूनन दर्जा देने के बाद स्टेटमेंट देती है भारतीय जनता पार्टी कि यदि एमएसपी खत्म हुई तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस तरह के जुमलेबाजी तो ये पहले भी सुनाते रहे हैं। अब जनता को पता लग गया कि जुमलों तो ठीक है, लेकिन बामन साहब ये बात तो सदन में भी तो बिल आया, सदन में होनी चाहिए थी, ये सवाल तो सदन में उठने चाहिए थे। देश की जनता को भी कम से कम पता चलता, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा होनी चाहिए थी। देश की जनता को भी पता चलता कि आखिर कानून क्या है, कितने हितैषी है। लेकिन आज वो बात नहीं है बामन साहब, आज बात उससे आगे की है। आज बात यह है कि गतिरोध कैसे टूटे। गतिरोध ये सिर्फ 5 मिनट का काम है कि सेशन बुलाए और इन बिलों पे एक ऑर्डिनेंस लाके इनको कैंसिल किया जाए, और उसके बाद नए सिरे से अन्नदाता है, जो इनके जो लीडर हैं, नेता हैं, किसान नेता और विशेषज्ञ हैं, उनको शामिल करके नए तरीके से ये बिल दोबारा लाए जा सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से आप किसी का दमन नहीं कर सकते। अत्रे साहब एक मिनट जी, ठीक है। हाँ जी, रजत जी, बीजेपी कह रही है कि हमने सत्ता में आने के बाद स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू कर दी, हम तो लगातार सुधार कर रहे हैं। बातचीत किसानों के बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े और किसान का भला हो जाए, इसलिए गतिरोध पैदा हो रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हमारे राज्य में सबसे ज्यादा भला किसान का हुआ। हेमंत जी, पहले तो मैं आपको अत्रे जी के 2-3 इन्होंने बातें उठाई हैं, उनके सबका एक एक करके जवाब देना चाहूँगा। जल्दी जी। पहले तो इन्होंने ये कहा कि कुछ किसान धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ जी, नहीं आप मेरे को टाइम दीजिएगा, जितना आप भाजपा के प्रवक्ता को देते हैं उतना टाइम दीजिएगा प्लीज। हाँ जी हेमंत जी, ऐसा है कि इन्होंने बात की, धन्यवाद की, तो आप ये पूछिए जब जिन किसानों ने लठ खाए, जिनके ऊपर वाटर कैनन की आपने इतनी जब वो छाती पे लगती है तो वो छाती चीर सकती है, इतनी खतरनाक होती है, जब आपने आंसू गैस के गोले छोड़े तब वो किसान कहाँ थे? किसान असली वो है जिन्होंने इनका खाना भी नहीं खाया।
हैं। दो हफ्ते से 3 हफ्ते से आंदोलन चल रहा है और ये 3-4 दिन पहले ये नकली किसान उठा के अपने 4-5 लोगों को ले आते हो और उनको आप किसान बोलते हो। ये प्लांटेड लोग हैं। पहले तो ये किसान उनको बताएं, जब सरकार से लड़ाई लेने की बात थी, जब धरने में शामिल होने की बात थी, तब कहते हैं वो किसान। ये रोज नए नए नकली किसान पैदा करके ले आते हैं। किसान को मत बांटिए, वो किसान है जिन्होंने खाना नहीं खाया। क्या सरकार अपने पैसों से खरीद रही है? जनता का पैसा है, सब्सिडी भी सरकार सरकारी पैसे से, जनता के पैसे से देती है। ये बांटने की राजनीति क्यों है सर? चाहे वो बीजेपी बांटे, आप बांटे या कांग्रेस बांटे, किसान वो है। हेमंत जी, चलो हेमंत जी, मैं आपको इसी बात का जवाब दे देता हूं। पहले तो मैं मुद्दों पे बात करता हूं, मैं इसी बात का जवाब दे देता हूं। पहले तो आप जब इसको कहते हो, कैटेगराइज करते हो, आज इन कृषि कानूनों की वजह से हर किसान इफेक्टेड है। ये राजनीति पहले लाया कौन? ना तो ये कांग्रेस लेके आई, ना लोकदल लेके आई, पंगा लिया बीजेपी ने। जिम्मेवारी बीजेपी की है। कहां से आ गई राजनीति और राजनीति की रोटियां? कौन है? राहुल गांधी का ट्वीट क्या काम करेगा? कौन करेगा? किसी नेता के, किसी के पिताजी ने क्या कहा था? तब तेल के दाम क्या थे, आज तेल के दाम क्या है? मैं अब सीधा आता हूं, ये स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करते हैं। अत्रे जी, मुझे बात बताओ, स्वामीनाथन रिपोर्ट में A2 प्लस FL प्लस C2 का फॉर्मूला है, क्या आपने लागू किया? क्या A2, क्या FL और क्या C2? इनको सीधा पूछो। C2 के अंदर आपने किस किस चीज को इंक्लूड किया, ये बताओ। आप आज की बात करो, आप तब मत बात करो जब 10 रुपए लीटर डीजल था, 18 रुपए लीटर डीजल था। जब डीजल के दाम 80 रुपए लीटर हुए, क्या तब अभी क्या 10 साल तक स्वामीनाथन रिपोर्ट चलती रहेगी आगे तक? आप ये देखो कि जब तक A2 प्लस FL प्लस C2 का फॉर्मूला नहीं लागू होगा स्वामीनाथन के रिपोर्ट के अंदर, जब तक ये लीज मनी इंक्लूड नहीं होगी, ट्रैक्टर का क्या ब्याज इंक्लूड है उसके अंदर, डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है उसके अंदर फ्यूल प्राइसेस इंक्लूड नहीं है, और क्या उसके अंदर कंबाइन का खर्चा इंक्लूडेड है? बहुत सारे पहलू हैं। मैं इनको ये बताना चाहूंगा, पहले तो आप ये नकली किसानों का धन्यवाद खुद कीजिए और अपने बीजेपी में चलाइए ये सब कुछ। पूरा देश और पब्लिक सेंटिमेंट आपके अगेंस्ट है। जो एक लोग, जो किसान जा रहे हैं, चलो छोड़ो आप सारी बात, एक संवेदना के नाते ही अगर आप में थोड़ा दिल होता ना, जब किसी की जान जाती है, आज भाजपा का कोई मर जाता है मंत्री, आप उसको 21 गन सल्यूट देते हो। अरे किस बात का? क्या करप्ट लीडरों को आपने देने, इनको सलामियां देते हो आप 21 तोपों की? क्या डिजर्व करते हैं ये किसान? जब एक जान गई किसी की, उसमें कभी इनके मुंह से एक जुबान में कुछ निकला कि भैया हमारे को दुख है? ये अपना धन्यवाद अपने पास रखो। आज किसान का मन बहुत आहत है, पूरे देश की जनता का मन बहुत आहत है। जवाब देना चाहूंगा। एक बार हमारे साथ राजेश दहिया जी भी हैं, वो रिस्पॉन्ड कर लेंगे। पहले बात खत्म होने दीजिए। रजत पंडित जी, आपकी बात खत्म हो गई, ये बीच में मत टोकिए जी। रजत जी बोलिए, जल्दी से खत्म कीजिए। बीच में मत टोकिए, खत्म कीजिए। नहीं हेमंत जी, मेरे को हाँ जी हेमंत जी, मैं परवीन अत्रे जी से यहाँ बैठ के ये दिन रात बोलते रहते हैं सारी बड़ी बड़ी बातें, जब से भाजपा सरकार आई है और किसानों का इन्होंने पता नहीं क्या भला कर दिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे ही 2014 में भाजपा की सरकार आई थी, जैसे ये कृषि कानून लेके आए ना भला करने के लिए, इन्होंने 3-4 दफा ऑर्डिनेंस के थ्रू लैंड एक्विजिशन एक्ट को बार बार लाया। उसमें उन्होंने इतनी घातक चीजें थी कि वो उनका राज्यसभा में पास नंबर ही थे इनके पास, वो हो ही नहीं पाया। बार बार उन्होंने उसको डाइल्यूट किया। उसको सबसे बड़ा उन्होंने सेक्शन ए के अंदर उनका कंसेंट का मीनिंग बदल दिया। किसानों के कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, 80% किसानों के कंसेंट की जरूरत ही नहीं है, जो मैंडेटरी कंसेंट चाहिए होता है। इन्होंने सेक्शन A101 के अंदर को डाइल्यूट कर दिया। ये कैसे किसान की जमीनें हथियाना चाहते हैं, जैसे 5 साल तक अगर जमीन इस्तेमाल ना हो तो उस किसान के पास वो वापस चली जाएगी। वो सेक्शन हटा दिया इन्होंने, प्राइवेट कंपनी ला दिया, प्राइवेट एंटिटी हटा के। अरे ये उसमें 3-4 दफा लेके आया था ये ऑर्डिनेंस को, वो भी पिटा था। और अगर आप ये बात करते हो कि ये वापस नहीं हो सकते, मैं इनको उदाहरण देना चाहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी लेके आए थे 1999 में 11 जनवरी 1999। सुनो अत्रे जी, सुनो आप, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट का ऑर्डिनेंस आप लेके आए थे, ऑर्डिनेंस के थ्रू वो एक्ट आपने रद्द किया था, 99 में रिपील किया था आपने वो। अरे अत्रे जी, अपनी छोटी सोच अपने पास रखिए, जब कोई तथ्यों की बात करता है उसका जवाब दीजिए। आपको यही नहीं पता डॉक्टर स्वामीनाथन पंजेटा साहब आपकी बात पूरी हो गई। पंजेटा जी आपकी बात पूरी हो गई।
आपको आप बताइए स्वामीनाथन रिपोर्ट पे आपने लागू आपकी बात पूरी हो गई पंडिता जी। मैं आता हूँ, प्रवीण अत्रे साहब आता हूँ। राजेश दहिया हमारे साथ मौजूद हैं, किसान नेता राजेश जी रेस्पॉन्ड कीजिए। बीजेपी कह रही है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट हमने पूरी लागू की हमारे आने के बाद। कांग्रेस कह रही है कि हम तो शुरू से ही किसानों के हितैषी थे। हेमंत जी, मैं शुरू से कह रहा हूँ, लेकिन मेरा सवाल यह है कि ठंड में आखिरकार अन्नदाता कब तक बैठा रहेगा, किसान कब तक बैठे रहेंगे? नतीजा कैसे निकलेगा जब बातचीत नहीं हो रही है? ये 7 दिन का डेडलॉक टूटेगा कैसे? मेरा शुरू से यही आपके पास है कि मैं मैसेज होता था कि किसानों की मदद किसी पार्टी ने नहीं की, सिर्फ शास्त्री के बाद किसी नेता ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। अभी हेमंत जी जो अत्रे साहब बोल रहे थे, स्वामीनाथन रिपोर्ट है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो किसी ने लागू नहीं की। उसके पहले ये जो कहा सुप्रीम कोर्ट का, आज मतलब मसला सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें इनकी तरफ से सालवे साहब पेश हुए थे। उनसे सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब ने पूछा गया कि क्या इस कानून को होल्ड कर दें, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं पूछ के बताऊंगा सरकार से। ये जो सरकार है, ये हमारा देश है, जस्ट लाइक एक कठपुतली है, मास्टर ऊपर बैठा है, नशा हमें रहा है। जो भी आदमी जाता है, चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, ऊपर पूछेंगे। अरे पूछो किससे? मैंने पहले दिन से कहा कि जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो इस बात का समाधान नहीं निकल पाएगा। सुप्रीम कोर्ट चाहती थी आज भी उसको होल्ड कर सकती थी, लेकिन उसने पूछा कि क्या हम होल्ड कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को अपनी पावर का पता है कि वो होल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। साल में जो पता था कि वो गवर्नमेंट के। लेकिन राजेश दहिया, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कमेटी बनाने की बात हो रही है, उससे हल निकलेगा? नहीं निकलेगा सर, उससे नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा। निगरानी के लिए हमारे जो 40 आदमी गए थे, वो 40 होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कहती है 8 आदमी कमेटी बना लीजिए, तो ऐसे कैसे हल निकलेगा? जो सालवे साहब जो बने, लेकिन समस्या ये भी है राजेश दहिया कि अगर ऐसे पूरे देश भर से अगर कमेटी ही बनती रही और आप 40 की बात कर रहे हैं, कुछ और उठ जाएंगे, कहेंगे हम किसान संगठन है, हमें भी बात में शामिल कीजिए, उनकी बात अलग होगी। सरकार आखिर किसकी बात मानेगी, ये भी दुविधा होगी। मेरी बात सुनिए, कमेटी का मैं ये कह रहा हूँ कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की कमेटी बनाई थी, और क्या गारंटी है कि वो 40 लोग जो समझौता कर लेंगे वो बाकी किसान मान लेंगे? फिर सर हम यही तो कह रहे हैं कि जो ये 3 काले कानून हैं, इनको वापस करके नई कमेटी बना के नए सिरे से काम करा जाए, और उसके बाद जो सरकार का अच्छा काम कर ले। हम मना तो नहीं कर रहे ना। अब जैसे सर्दी में हम बैठे हुए हैं, 20 आदमी हमारे मर गए हैं। अब बीजेपी वाले 19 तारीख को भूख हड़ताल कर रहे हैं। कितने बजे कर रहे हैं? 11 से 5 बजे तक। उसमें क्या होता है? अरे 20 तारीख को हम अपना श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हमारे श्रद्धांजलि सभा में आ जाए, हम उनको इनवाइट कर रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे थे हमारे श्रद्धांजलि सभा में? प्रवीण अत्रे साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए इस पे, छोटा सा, उसके बाद बाकी सवाल जो उठाएं उन पर मैं वापस आऊंगा। लेकिन ये आप किसान हितैषी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि के लिए एक बैठक रख रहे हैं, आप आ जाइए उसमें श्रद्धांजलि दे ऐसा दीजिए। है, अगर आपको याद होगा, किसान संगठन के नेताओं ने भी अनशन किया था 1 दिन का, और समय क्या था? 11 से लेके 5 बजे तक का। और हम जो ये किसान अनशन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहयोग दे रही है, वो 10 बजे से लेके 5 बजे तक का। आप 11 से 5 कर रहे थे तो वो ठीक था। अब किसान जो है वो सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं, वो 10 से 5 कर रहे हैं, वो सवालिया निशान है। अब सुनिए, बीच में मत बोला करो भाई। एक तो मैं देखिए हेमंत, मेरा निवेदन है, इतना बोले तीनों लोग, मैं चुप रहा, मैंने एक लाइन नहीं बोली। अब मैं उम्मीद करूंगा चुपचाप चल रहे। अत्रे साहब, आपने बीच में एक बार बोला था, मैंने लेकिन चलिए ठीक है, वो नहीं बोलेंगे बीच में। मेरा जवाब ले लीजिए अत्रे साहब, वो ये पूछ रहे हैं कि जब श्रद्धांजलि सभा रख रहे हैं, आप जाएंगे वहां पर? देखिए ऐसा है, मैं वही कह रहा था, हमने लगातार बार बार इसीलिए ये अपील करते हैं कि इस सर्दी के मौसम में आंदोलन मत कीजिए, क्योंकि आपने जिन बातों के लिए, जिन मांगों के लिए आंदोलन शुरू किया था, सरकार ने वो सारी लिखित रूप में मान ली। वो बात अलग है कि आपके कुछ लोगों ने अपना मांग बदल ली, वो अलग विषय है, लेकिन शुरुआत उसका जवाब तो दे दीजिए। वो जो सवाल का जवाब मांग रहे हैं आपसे कि आप आ जाइए हमारे पास, वहां पर आके श्रद्धांजलि दे दीजिए, आपस में बैठ के बात कर लीजिए। किसान भी आपके सुनिए, अगर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बैठ के जिला वाइज अनशन कर रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए, क्या वो गलत है? क्या मुझे वहीं जाना पड़ेगा? मुझे ये समझ नहीं आता लॉजिक क्या है। अब दूसरी बात, हेमंत, अगर मैं चाहूंगा इनको एक चुप करा लीजिए, बहुत बातें बोली गई यहाँ पे। एक मिनट सुन लीजिए। जी। अब स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए किसान नेता ने छूटते ही कहा कि प्रवीण अत्रे झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ अगर बोल रहा हूं तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर जो लेख छपा, जिसके अंदर उन्होंने खुद ये बात कही कि माननीय मोदी जी सरकार ने रिपोर्ट को लागू करने के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या डॉक्टर स्वामीनाथन भी झूठ बोल रहे थे? क्या उन्होंने गलत लिखा? मैं आता हूं अत्रे साहब, स्वामीनाथन रिपोर्ट वाली बात पर हम आते हैं।
मैं स्वामीनाथन वाली बात पर आता हूं, लेकिन यतीश गोयल चूंकि अधिवक्ता हैं और लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं शामिल करना चाहता हूं। यतीश गोयल साहब, दरअसल हम जानना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, कानूनी तौर पर कैसे आप देख पा रहे हैं? हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत अहम प्रश्न उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, इनको राइट टू प्रोटेस्ट है। बस ये देखना होगा कि उस राइट टू प्रोटेस्ट से किसी और को दिक्कत ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे भी नाराजगी जाहिर की कि जो लोग इन किसानों को शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से तुलना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये एक बहुत शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है और इनकी बातों को सुना जाना चाहिए और इसके लिए कमेटी का गठन होना चाहिए और उसके अंदर एक्सपर्ट्स होने चाहिए, किसानों के प्रतिनिधि होने चाहिए और सरकार के प्रतिनिधि होने चाहिए। साथ में उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कोई भी टिप्पणी या कोई भी आदेश अभी इसलिए पारित नहीं कर सकते क्योंकि जो किसान संगठन प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उनको रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा। उनको रिप्रेजेंट किया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि उनकी बातें भी सुनी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा कि एक तरफ जब प्रोटेस्ट चल रहा है, एक तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी वैधता के ऊपर मामला लंबित है, तो क्या सरकार इसको होल्ड कर सकती है? तो जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए, उन्होंने कहा कि आई विल सीक डायरेक्शन। मैं सरकार से बात करके सरकार का क्या रुख है, क्योंकि कोई भी आदमी पेश हो रहा है, वो जो जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है उससे डायरेक्शन लेनी जरूरी है। या तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन पास कर देती, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन आधी अधूरी इसलिए पास नहीं कर सकती थी क्योंकि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सभी लोग ना तो इसमें पार्टी हैं ना वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेड हैं। जी, यतीश गोयल साहब, अभी आपने सुना होगा, राजेश दहिया जी हमारे साथ थे, उन्होंने ये कहा कि जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बनाने की बात कह रहा है उससे भी नतीजा नहीं निकलेगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि अभी इस बात को कहना प्रीमैच्योर स्टेटमेंट इसलिए होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उस कमेटी का स्वरूप क्या हो। जब तक वो कमेटी सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रही हो, सब लोगों की सहमति से वो कमेटी बने जी। और मेरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई कमेटी बनाएगी तो उसके अंदर प्योर रिप्रेजेंटेशन सभी स्टेक होल्डर्स को मिलेगा। हेमंत जी, मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल, जो एमएसपी का मुद्दा इस सारे प्रोटेस्ट के पीछे है, उसके अंदर सरकार बार बार ये कह रही है कि हम एमएसपी की गारंटी कर देते हैं, लिखित आश्वासन दे देते हैं। लेकिन एक लिखित आश्वासन, एक गारंटी और एक एमएसपी के कानून में बहुत बड़ा अंतर है जी। अगर ये कानून होगा तो इसको एनफोर्स किया जा सकता है, राइट टू स्यू मिलेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ एक गारंटी है, एक लिखित आश्वासन है और किसी ने उसका वायलेशन कर दिया तो उसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा? बिल्कुल, ये एक अहम विषय है। बिल्कुल, आपने बहुत अहम बात बताई है यहाँ पर गोयल साहब। पंजेटा जी, आप कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि आप बार बार हाथ उठा रहे थे, मैं उसके बाद सीधा जवाब दूंगा। हेमंत जी, मैं अपनी बात कर लूं जरा। एक मिनट में आ रहा हूँ। पंजेटा जी। हेमंत जी, जो भी मेरे फेलो फ्रेंड ने जो भी ये तथ्य रखे हैं, बातें रखी हैं, मैं पूरा उनसे एग्री हूँ। और जो किसान भाई हैं उनको भी वो उन्होंने जो हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं उनसे वो कंसल्ट भी किया है। लेकिन अब ये क्योंकि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, तो अभी उन्होंने कुछ भी अभी कमेटी के बारे में और चीज़ों के बारे में कमेंट नहीं किया। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ जी। दो बातें हैं, मतलब कि एक
बहुत पढ़े लिखे, समझदार और विद्वान, जो मैं कहूँगा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, पढ़े लिखे, समझदार। वो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि अगर ये पहले भी ऐसा हुआ है एक बारी, और मैं आपको डेट बताता हूँ, 11 जनवरी 1999 में, और वो तो उस पर कोई इतना बड़ा आंदोलन भी नहीं था, लेकिन हाँ वो जब पब्लिक के अगेंस्ट था तो उन्होंने एक अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट था उसको ऑर्डिनेंस के थ्रू वापस, ऑर्डिनेंस के थ्रू ही उन्होंने उसको रिपील कर लिया था। मैं चाहूंगा कि अब देश में इतना किसानों की जान जा रही है, वो दुखी हैं, ठंड में बैठे हैं, एक घंटा इस किसी मंत्री को बिठा के दिखा दीजिए आज इतनी ठंड थी, पारा इतना कम जा रहा है जी। तो ये, और ये पहला नहीं है, ये भाजपा ने कोई पहली बार ही नहीं किया है, ये वाली भाजपा की बात करूंगा मैं, ये जो नरेंद्र मोदी की भाजपा है, ये इन्होंने आते ही, मैंने आपको बताया जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर इन्होंने बार बार ऑर्डिनेंस के 3-4 बार ये लेके आए कि किसी ना किसी तरीके से किसान के कंसेंट की जरूरत ना पड़े, उसको इतना डाइल्यूट कर दिया इन्होंने, वो तो इनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं थे, राज्यसभा में गिर गया था। ऐसे ही ये कानून भी राज्यसभा में गिर जाता अगर ये वहां पे वोटिंग करा लेते, लेकिन इन्होंने ये पास ही गलत कराया है। हाँ, ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में मैं जाना नहीं चाहूंगा, ये 3-4 बारी ये जो मुद्दे हैं, क्योंकि अब ये माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें देखेगी, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये जनमानस, आम जनमानस से जुड़ा हुआ है, पब्लिक सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। भाजपा जो है इसमें अड़ित है, क्योंकि ये सबसे, मैं कहूंगा इसमें राजनीति की रोटनी सेकने की कोई बात ही नहीं है। इसमें कोई भी आदमी, राजनीतिक दल किसान से बड़ा नहीं है। जो किसान है, ये मुद्दा किसान का है, ये भाजपा लेके आई है। लगातार देखिए बीजेपी बार बार एक बात कहती है पंजटा जी, वो बात ये कि आखिरकार जब आप जिन मुद्दों को लेकर के आए थे किसान, और उनके ऊपर सरकार करे कि हम संशोधन के लिए तैयार हैं, तो क्यों दूसरा पक्ष जो है किसानों का वो अड़ा हुआ है इस बात पर, क्यों नहीं मान जाता? क्योंकि शुरुआत तो यही थी कि ये कानून खराब है और इसमें ये संशोधन होने चाहिए, जैसे कोर्ट जाने का अधिकार किसानों को मिलना चाहिए। एमएसपी का जिक्र अभी गोयल साहब भी कर रहे थे कि लिखित में देना वो अलग बात है, लिखित में देना और कानून के जरिए उसका उन्होंने पूरा डिस्क्राइब करके बताया भी जी। लिखित में सर जो भी कानून में नहीं है वो इन्फोर्स ही नहीं हो सकता। लिखित में तो आप कुछ भी दे दो, आज मैं आपको यहाँ पे बोल के दे दूं, और एक कोई डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है, एक आप कहते हो पैरेलल मंडी सिस्टम पैन कार्ड पे चलाओगे, मैं आपको इसके 3 सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन 15, सेक्शन 4 और सेक्शन 6, इसका मैं फार्मर्स, सर बोलिए, ये कुछ भी कानून में होना और लिखित में होना, इसका जमीन आसमान का फर्क है, पहले तो आप ये समझ जाइए। ये शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत जब किसान साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर संशोधन होता है तो वो तो कानून का ही हिस्सा होता है, संशोधन अगर कुछ होता है कानून में तो वो तो कानून का ही हिस्सा होता है पंजटा जी। सर एक्ट बिल्कुल लिखित में नहीं, कानून में है। हाँ, लिखित में नहीं, लेकिन सरकार के लिए हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं कि संशोधन का मतलब ही कानून का हिस्सा बनाना होता है। हेमंत जी, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स एक्ट है जो उसके अंदर, उसकी 3 सेक्शंस में आपको बताऊंगा। सेक्शन 6 जिसमें आपने एग्जेम्प्ट किया हुआ है एपीएमसी मंडी के बाहर का, क्योंकि जो भी आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो हम उन पे भी टैक्स लगा देंगे। एक इनका फिर से उसी सेक्शन के अंदर आप सेक्शन 15 का प्रोविजन है जो उसमें डिस्प्यूट्स हैं। सेक्शन 4 है जो पैन कार्ड के ऊपर। अरे आप एक बात बता दीजिए, इनसे पूछिए, ये बैठे हैं, ये अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। आज हरियाणा सरकार में एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराने के लिए बता दीजिए कि क्या वो 3 या 4 डॉक्यूमेंट नहीं मांगते आपसे? बायोमेट्रिक्स, कहीं आपके सिग्नेचर लेते हैं, कहीं आपकी फोटो लेते हैं, कहीं फोटो आईडी मांगते हैं, कहीं आधार मांगते हैं। आप एक पैन कार्ड के ऊपर पूरा पैरेलल मंडी सिस्टम चलाने की बात करें। इन कानूनों में खामियां ही खामियां है। अगर किसान बोल रहा है कि आप अभी ये एक्ट वापस कीजिए, वो अपनी समस्याएं बता चुके हैं। फर्स्ट टाइम जब ये किसान, ठीक है पंजटा जी ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन बामन साहब इस कानून को लेकर के जो बातें तमाम सामने आ रही है, आपने गोयल साहब को भी सुना, साथ ही साथ राजेश दहिया को भी आपने सुना। अब मसला यह है कि किसान अगर उस पर राजी नहीं होगा, जो संशोधन की बात सरकार कह रही है, जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी पूरा विचार विमर्श हुआ, सुनवाई हुई, समाधान कैसे निकलेगा? क्योंकि यह कह देना कि जिन मसलों को लेकर के आपत्ति थी, सरकार कह रही है कि संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप और किसान कह रहे हैं कि वो कानून रद्द होने चाहिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, क्योंकि छोटा मोटा कोई संशोधन हो तो ठीक है, जब कानून बेसिकली कानून ही गलत है तो ये रद्द होने चाहिए। मैं
पहले भी मैंने इतनी बार मेरी डिबेट हुई है, मैंने यही क्वेश्चन के रेज किए हैं और शुरू से हम एमएसपी की गारंटी, मैं आपको छोटी सी एक उदाहरण देता हूं। ये कहते हैं कि किसान ही चाहता था जी कि हमें जो प्राइस है वो अपनी मंडी में अपना चीज को जो अनाज उसको बेचने का हक दो। अब मैं आपको बताता हूं कि जी एक कंपनी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी, जैसे जो इन्होंने पहले जुमला दिया था, लोगों को फ्री में फोन दिए थे और बाद में उन पे इतने चार्जेस लगा दिए, आज वही स्टेज, वही सिचुएशन किसानों की आनी है। मैं ये कहता हूँ कानून में यदि कोई एक कंपनी अनाज खरीदने के लिए जाती है और वो कहते हैं कि किसान को कि जी हम आपका इस रेट पे खरीदेंगे, किसान कहेगा जी मेरा तो इससे जो खर्चा है वो भी पूरा नहीं होता, तो वो कहेंगे ठीक है जी हम नहीं खरीदते, आप जहां आपका दिल करे वहां बेच लो। तो हम क्या कहते हैं कि जी मंडी व्यवस्था तो खत्म होगी, किसान कहाँ पे भंडार में रखेगा उसको मजबूरी में औने पौने दाम में बेचनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूँ साहब आशंकाएं बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अगर सरकार तमाम मसलों पर ये कह रही है कि मंडी खत्म नहीं होगी, इसको लेकर के हम एपीएमसी एक्ट को और ज्यादा मजबूत करेंगे। दहिया साहब, एक मिनट में जवाब दे रहा हूं। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया था कि जब तक कि कानून नहीं बनता वो इन्फोर्स नहीं होता है। आज मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की समिति पे हमें विश्वास है। आपने जो बोला कि सुप्रीम कोर्ट में जो व्याख्यान किया है वो बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है, लेकिन सालवे जी जो थे वो ये कहते हैं कि भाई मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव साथ होना चाहिए था कि ये होल्ड हो सकता है, तो आज ही फैसला हो जाता। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट इन कानून को होल्ड कर देती है और समिति बनाती है तो किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसान का विश्वास जित चुका है, क्योंकि बीजेपी के, मेरी बात सुनो सर, जो भी बैठे हैं 19 तारीख को बैठेंगे, ये बिल्कुल लोगों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान अब बेवकूफ नहीं बनेगा, क्योंकि इन्होंने जितनी झूठ बोली थी वो बोल चुके हैं और किसान इनकी झूठ पे विश्वास नहीं करते हैं। अब ये कहता है स्वामीनाथन रिपोर्ट ने धन्यवाद किया मोदी जी का, उसने ये धन्यवाद किया था कि मोदी जी आपने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की पहल की, लेकिन उसको लागू नहीं किया। कहाँ A2 गया, कहाँ C2 गया, ये इंटरली नहीं जाते हैं। जो चीजें इनको अपने फायदे की होती हैं वो ये किसान पे थोप देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने आपका भला कर दिया। अब रहा मंडी की बात, जैसे अब इन्होंने जो एमएसपी रेट फिक्स किया था, जैसे मैंने आपको कहा था, मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी ने ये आश्वासन दिया था कि आप सभी मक्का बोना, हम आपकी मक्का को खरीदेंगे और उसका एमएसपी होगा 1760 रुपए, लेकिन वो खरीदी नहीं। 1000 रुपए में मक्का हमारी पिटी फिर रही है, पैसे में मिल नहीं रहे हैं। जब आज ये पोजीशन है और जब ये हमारे पास ऊपर से ये बड़े बड़े अंबानी अडानी आ जाएंगे तो हमारी क्या हालत होगी। हमें अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी, हमें इनके यहाँ मजदूरी करनी पड़ेगी, हम बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। दहिया साहब, ये आशंकाएं तो बहुत ज्यादा हो गई हैं। बड़ी हमें किसान गरीब छोटे जिसके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन होती है, हम उसी में अपना पेट पालना है, उसी में अपने बच्चों को भला करना है। अरे दहिया साहब, जहां पर प्रोटेस्ट में सबसे ज्यादा किसान पंजाब के हैं, वहां पर पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 15 सालों से चालू है। सबसे पहले पंजाब से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत देश में हुई। किसने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चालू हुआ वहाँ पंजाब में? कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है। अब हरियाणा किसान भी आप सबूत लाइए ना कि पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है। किसान भी आ रहे हैं, अगले 1 महीने तक पूरे हिंदुस्तान के किसान दिल्ली में होंगे चारों तरफ से, तब इनको पता लगेगा कि किसान पूरे हिंदुस्तान के आ चुके हैं। अभी तो सिर्फ 4-5 स्टेट के आए हैं, हरियाणा, पंजाब और यूपी के जो रहे हैं ये आसपास के आए। गोयल साहब, जो दहिया जी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आज अगर ये कह देता कि इसे होल्ड करना चाहिए, सरकार को आदेश देता, क्या कानूनी पहलू है इसके? हेमंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि अभी सारे स्टेक होल्डर सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थे, उन्होंने सरकार से एक बात पूछी, ये सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, लेकिन एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी कही है कि साहब अगर इस मुद्दे का हल नहीं निकाला गया तो परेशानी जनता, किसान, आम आदमी सबके लिए बहुत बड़ी होगी। इसलिए ये अब सरकार की जिम्मेदारी है। इस बात का सुप्रीम कोर्ट का रुख बहुत साफ है कि इस मुद्दे का हल निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। एक आम आदमी, एक किसान, उसको आप भीड़ कह दें, उसको शाहीन बाग कह दें, ये सही नहीं है। आप उसका, क्योंकि जो लोग ऑथोरिटेटिव पोजीशन होल्ड कर रहे हैं,
किसी भी समस्या का हल निकालना, एडमिनिस्ट्रेशन करना उनकी जिम्मेदारी है। वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। वो हर चीज को सुप्रीम कोर्ट पे या किसी कोर्ट पे टाल नहीं सकते कि सब वो ये आदेश देगी तो हम ये करेंगे। कुछ चीजें जब आप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन इस स्टेज पर क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है कि कानून को होल्ड करने का आदेश दे सकती है, जो संविधान जो देश की संसद में पारित किया? बिल्कुल, राइट टू जुडिशियल रिव्यू, ये वाली जो राइट है ये सुप्रीम कोर्ट के पास है, इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, अगर इस बात का सरकार समाधान नहीं निकालेगी सभी पक्षों की सहमति से, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ेगा और वो डायरेक्ट आदेश देगी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कई कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया है, तो ये कोई सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि अगर वो सभी पक्षों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचेगी कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो उसको वो रद्द कर सकती। बिल्कुल, लेकिन किसानों का पक्ष भी सुना जाएगा। और फिलहाल मैं माफी चाहता हूं, अब ज्यादा समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और मुझे लगता है कि गोयल साहब ने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है। प्रवीण अत्रे साहब आपका भी शुक्रिया, रमेश बामल आपका भी, रजत पंजेटा जी आपका भी, राजेश दहिया साहब आपका भी, और गोयल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई, लेकिन किसानों और सरकार के बीच में तनाव कम नहीं हो रहा। उम्मीद अब इस बात से है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनने वाली कमेटी से क्या कोई हल निकल पाएगा, यह भी फिलहाल देखना बाकी है। नमस्कार।